नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा सजेशन हमें वीडियोस पर मिली है, कमेंट्स पे मिली हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉयेजर्स 1 और वॉयेजर्स 2 की, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, हीलियोस्फीयर क्या होता है, हीलियोपॉस क्या होता है, और क्या इस मिशन में वॉयेजर्स 1 और वॉयेजर्स 2 में भेजा गया जिससे एलियन से संपर्क करने की नासा की एक योजना है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समझने के पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी होगी, कुछ ऐसे शब्दावली जाननी पड़ेगी जो कि इस वीडियो में यूज की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियोस्फीयर की। आप सभी को पता है कि हमारे सौर मंडल से, सूर्य से सबको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह, ऐसा पूरा एनवायरनमेंट जहां पर सूर्य का मैग्नेटिक रेज पहुंच सकती है, सूर्य की गर्मी पहुंच सकती है, उस क्षेत्र को कहते हैं हम हीलियोस्फीयर। अब बात करेंगे हीलियोपॉस क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर यह हीलियोस्फीयर खत्म हो जाता है उस क्षेत्र को कहते हैं हीलियोपॉस। और इसके बाद आता है इंटरस्टेलर स्पेस, जहां पर सूर्य या किसी भी तारे की कोई भी मैग्नेटिक किरण नहीं होती है, कोई भी गर्मी नहीं होती है और कोई भी वेव्स नहीं होती है। तो इन तीनों चीजों का इस वीडियो में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों बात 1977 की है, जिस समय अमेरिका और रूस में स्पेस में प्रभुत्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों ही देश अपने अच्छे से अच्छे मिशन लॉन्च करते, उनको पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि पूरे के पूरे सौर मंडल के बारे में उसको जानना है, सौर मंडल से बाहर क्या चीजें हैं इसके बारे में भी जानना है। तो उसने अपने वॉयेजर्स 1 और वॉयेजर्स मिशन की नींव रखी, जो कि 1960 के समय रखी गई थी। वैसे तो लॉन्च करना था वॉयेजर्स 1 को पहले, पर सबसे पहले वॉयेजर्स 2 को लॉन्च किया गया 20 अगस्त 1977 में, और उसके 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया वॉयेजर्स 1। वॉयेजर्स 1 और वॉयेजर्स 2 दोनों की ऊर्जा प्राप्त होती है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जिसमें ईंधन के तौर पे प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, प्लूटोनियम 238 का। यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि क्षय होता रहता है, इसमें से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं और गर्मी प्रोड्यूस होती रहती है, और थर्मोकपल का इस्तेमाल करके इन गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, जिससे कि इनको पावर मिलती है। 1977 के समय यह टेक्नोलॉजी नई थी और यह काबिले तारीफ है कि नासा ने यह टेक्नोलॉजी उस समय डेवलप कर ली। वॉयेजर्स 1 और वॉयेजर्स 2 को 1977 में ही क्यों लॉन्च किया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा किस्सा है। उस समय एक खगोलीय घटना होने वाली जिसमें कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक सीध में आने वाले थे। इसके बाद यह 175 साल बाद ही एक सीध में आते, तो यह बहुत अच्छा मौका था कि किसी अनमैन्ड रोबोट को लॉन्च किया जाए जो कि एक सीध में चलता चला जाए और इन सभी की खगोलीय तस्वीरें हमें मिल सके, इन सभी की जानकारी हमें मिल सके। तो इसी के चलते नासा ने लॉन्च किया वॉयेजर्स 1 और वॉयेजर्स 2। और दो इसलिए लॉन्च किए गए क्योंकि पहला प्रोजेक्ट यदि बर्बाद हो जाए, किसी से लड़ जाए, तो दूसरा प्रोजेक्ट हमें काम में आए, और यदि दोनों बचे भी रह जाए तो दोनों के इमेजेस की, दोनों की जानकारी को कंपेयर किया जा सके और सही जानकारी उनमें से निकाली जा सके। दोनों ही वॉयेजर्स को लॉन्च करने में रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था टाइटन 3E, और दोनों ही वॉयेजर्स को सप्लाई मिलती है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से। आज जितनी भी सौरमंडल की हम तस्वीरें देखते हैं, सौरमंडल के बारे में जितना भी हम जानते हैं, कोई खगोलीय घटना कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, सब चीजों के बारे में हम जानते हैं तो केवल इन्हीं वॉयेजर्स 1 और वॉयेजर्स 2 के द्वारा। जितने भी हमारे गैसियस प्लैनेट हैं, जितने भी बड़े प्लैनेट हैं, उनके जितने भी मून हैं, बड़े मून, छोटे मून, उन सभी की जानकारी हमें इन्हीं स्पेसक्राफ्ट से मिल पाई थी। तो हमारे सौरमंडल के परसेप्शन, इस सौरमंडल के जो भी हमारे चित्र हमारे दिमाग में बना, हमारे किताबों या इंटरनेट में हमें प्राप्त होता है, वो सब इन्हीं को क्रेडिट जाता है। वॉयेजर्स 1 अपनी सीधी गति जारी रखे हुए 25 अगस्त 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका था, और उसके पीछे पीछे वॉयेजर्स 2 भी उसी के पाथ को फॉलो कर रहा है। हालांकि थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था थोड़े ग्रेविटेशनल पुल के कारण दूसरे प्लैनेट्स के, पर अब यह इंटरस्टेलर स्पेस में यह भी जाने वाला है। किसी भी वैज्ञानिकों को आज तक पता नहीं है कि इंटरस्टेलर स्पेस में किस प्रकार से व्यवहार करेगी कोई चीज, तो यह बहुत अच्छा मौका है नासा के वैज्ञानिकों के पास कि अब वो जान पाएंगे कि इंटरस्टेलर स्पेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस तरह से व्यवहार करता है। नासा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वॉयेजर्स 1 और वॉयेजर्स 2 का ईंधन लगभग 5 से 6 साल और चल पाएगा, यानी कि 2022 या 23 में उसका ईंधन खत्म हो जाएगा। फिर भी वह इतनी स्पीड में
अभी चल रहा है लगभग 17 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कि वो आने वाले सैकड़ों हजारों सालों तक अपनी गति जारी रख सकेगा और लगभग 2,96,000 साल बाद वो सीरीज तारे के पास से गुजरेगा, जो कि यहाँ से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ऐसा तो नासा का अनुमान है कि वो चलता जाएगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच में ही कहीं लड़ जाए और खत्म हो जाए। तो कोई भी संभावना हो सकती है, पर जो अनुमान अभी है उसमें यह है कि पृथ्वी पर मानव जाति तो खत्म हो जाएगी, पर वॉयेजर का सफर खत्म नहीं होगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जिसमें कई साइंटिस्ट के बीच में मतभेद था। इस प्रोजेक्ट में एक डिस्क भेजी गई है जो कि गोल्ड प्लेटेड है। उसमें हमारे पृथ्वी के 55 लैंग्वेजेस में हाय हेलो भेजा गया है, नमस्कार भेजा गया है, जो भी चीज उनको भेजनी है, ग्रीटिंग्स भेजनी है वो भेजी गई है। जितने हमारे प्लेनेट में पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी की आवाज भेजी गई है, उन सभी की तस्वीरें भेजी गई हैं, मानव की तस्वीरें भेजी गई हैं, बच्चे में हम कैसे लगते हैं, बड़े में हम कैसे लगते हैं, हम फैमिली में कैसे लगते हैं, हमारे साथ अजूबे कौन कौन से हैं, पृथ्वी की सारी डिटेल, मतलब हर कुछ ऐसी डिटेल भेजी गई है जिसको देख के कोई भी दिमाग वाला प्राणी अगर उसको देखे तो हमारी प्रजाति के बारे में आसानी से जान सकेगा। और उसमें एक मैप भेजा गया है जिससे कि हमारे सौर मंडल के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस चीज पे स्टीफन हॉकिंस ने विरोध भी जताया था, पर नासा ने यह डिसाइड कर लिया था कि हम भेजेंगे तो भेजेंगे। तो अब देखना है कि कौन सा ऐसा प्राणी इस डिस्क को प्राप्त करता है और हमारी सृष्टि के बारे में जानता है, हमारे सौर मंडल के बारे में जानता है। तो यह था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दे दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। हो सकता है आपकी वीडियो सिलेक्ट हो जाए। नमस्कार, थैंक यू।